A very good morning. I, Dr. Kajal Purwani, is here to share about all the PYQs of Talentex. हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिकली कि Talentex ने प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं. लेवल इतना हार्ड नहीं है, हम कॉम्प्लेक्सिटी यूजलेसली क्रिएट करते हैं, बट एज सच कुछ नहीं है. जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को भी पता पड़ेगा कि कैसे इजी लेवल आता है. ओनली ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हैज़ टू बी फोकस्ड. सो स्टार्टिंग विथ हम लोगों का सेक्शन सी बायोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमसे इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो पूछा है. सो एक एक को पढ़ते हैं एंड वेरीफाई करते हैं. ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास. यस, इट इज करेक्ट. पैनक्रियास से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन. सो इट इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है एंड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी. नो, एंड्रोजन इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द मेल, दैट इज फ्रॉम टेस्टिस. वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हमारे एंड्रोजन, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके अलावा एंड्रोजन और एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं माइनर अमाउंट में, बट ओवरी से जो मेजर हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. बाकी को भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार. नेक्स्ट, थायरॉक्सिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड. यस, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है हमारा थायरॉक्सिन. नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज बाय पिट्यूटरी. यस, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन. सो दिस इज करेक्ट. सो आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट हम बात करें. नेक्स्ट, question number 62, the type of tissue that forms the framework of the external ear. external ear हमारे इसकी बात की जा रही है कि कौन सा टिश्यू फॉर्म करता है. तो external ear हमारा हमेशा फॉर्म करता है इलास्टिक टिश्यू, यानी कि इलास्टिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो आंसर विल बी द सेकंड. Next, moving to question number 63. Which of the following strategies is not the correct approach to reduce global warming? हमें ध्यान देना है कौन सी स्ट्रैटेजी ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में यूजफुल नहीं है. नॉट लिखा हुआ है. सो कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगी, हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज कम करेंगे तो. इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, अगर एनर्जी यूजेज अच्छे से करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और कम होगी. रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज कम होंगे, यानी कि एफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली कम होगी. नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन, कटिंग ट्रीज एंड इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ट्रीज काट दिए यानी कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया और वहाँ पे पॉपुलेशन को और बढ़ा दिया तो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस और हायर हो जाएंगे. सो द आंसर विल बी फोर्थ वन. Next, moving to the sequence of events by which a cell duplicates its genome यानी कि हम genetic material की बात कर रहे हैं, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell. दो daughter cells में divide कर रहा है अपने genetic material यानी DNA को replicate करके, प्लस साथ में cell के और भी other constituents या components बना के. तो हम options देखते हैं. cell duplication यानी तो cell double हो रहा है, no. सेल ग्रोथ, कि सेल की ग्रोथ, ये तो इसका कोई कंपोनेंट है. नेक्स्ट, रीजनरेशन यानी कि वापस पैदा होना, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन टाइप, नो. आंसर इज सेल साइकिल. ये सारे के सारे इवेंट्स मेरे सेल साइकिल में होते हैं. सेल डुप्लीकेशन से लेके उसके कंपोनेंट्स का फॉर्म होना एंड डिवाइडिंग इनटू सेल इनटू टू डॉटर सेल्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, which component of gastric juice inactivates salivary amylase? अगर हम gastric juice की बात करें, it works on the acidic medium. and salivary amylase की बात करें, so it's work on the बेसिक मीडियम, जो कि हमारा जनरली माउथ में रिलीज होता है. सो अगर हमें सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट करना है यानी कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करना पड़ेगा. तो एसिडिक मीडियम कौन क्रिएट करता है हमारा स्टमक में? सबसे पहले आता है म्यूकस गोज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक. रेनिन, नो. This enzyme works in the infants. Next, HCl provides the acidic medium to the stomach. इसका major function है. And last, pepsin digests the protein. So answer will be HCl. Now the next question is, choose the odd pair out. That is, areola connective tissue has collagen. करेक्ट. एरियोला कनेक्टिव टिश्यू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट.
एपिथेलियम केराटिन, एपिथेलियम टिश्यू के पास केराटिन की लेयर होती है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, न्यूरॉन एंड मिलानिन, क्या कोई इनका रिलेशन है? न्यूरॉन फाइबर्स के पास मिलानिन, न्यूरॉन हमारे ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, दैट इज हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहां पे मिलानिन इज अ पिगमेंट ऑफ स्किन एंड हेयर, उसका कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। मसल फाइबर एक्टिन, मसल फाइबर्स के पास दो प्रोटीन होते हैं, actin and myosin for the contraction, so the answer will be odd pair will be third. Clear? Next, moving to 67th, photosynthesis is a, photosynthesis, ये आंसर करने से पहले अगर हम लोगों को इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आती है तो ये इजीली बन सकता है। वैसे तो ये लाइन एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट डायरेक्ट लिख के दी है, बट स्टिल जिसको नहीं आता हम उसके लिए रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज 6 CO2 plus 12 water in the presence of chlorophyll and sunlight gives you C6H12O6, that is glucose, plus 6 oxygen plus 6 water. So बात करते हैं हम पहले ही स्टेप की, दैट इज पहला ऑप्शन फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको यानी कि फिजिकल चेंजेस, यस दिस इज करेक्ट, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। केमिको यानी कि केमिकल चेंजेस, यस CO2 इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, तो यही ऑप्शन हमको मिल गया। नेक्स्ट टाइम फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल हो रहा है बट साथ में केमिकल का भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस, नो, कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक यानी कि रिएक्शन का ब्रेक डाउन होना, बट यहाँ तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक नॉट कैटाबॉलिक, सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 68, study the chart, what do the number of boxes indicate? दैट्स अ वेरी इजी वन, आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बट हम जैसे सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं है, डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। वास्कुलराइज्ड प्लांट यानी कि जिनके पास वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, तो जाइलम एंड फ्लोएम हमारे स्टार्ट होते हैं टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट से आगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो नेक्स्ट फर्स्ट में यही आ गया, सेकंड में हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आने चाहिए, तो जिम्नोस्पर्म दैट इज प्लांट्स विद सीड, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स, सीड्स किस किस के पास होती है, हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के पास। क्लियर? सो आंसर विल बी माय फर्स्ट टेरिडोफाइट, सेकंड जिम्नोस्पर्म, थर्ड एंजियोस्पर्म। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, question number 69, among mammals, highlight the mammals, which one plays a significant role in the digestion of milk protein? Specific has to be there, milk protein, मिल्क प्रोटीन यानी कि हमारे मिल्क को डाइजेस्ट करना है, सो वो हमारे जनरली इन्फेंट्स एंड यंग मैमल्स की बात करें तो वो एक ही एंजाइम होता है, दैट इज रेनिन। रेनिन क्या करता है, हमारी स्टमक में मिल्क को डाइजेस्ट करता है, दैट इज द प्रोटीन कैसिन, उसको डाइजेस्ट करेगा और कोगुलेशन में हेल्प करेगा, यानी कि रेनिन। उसके अलावा भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना कि मिल्क प्रोटीन को, जनरली रेनिन इन्फेंट्स में करता है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन हमारी पैनक्रियाज में करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट, दिस इज रॉन्ग। एंड अमाइलेज, अमाइलेज हम पैनक्रेटिक अमाइलेज की बात करें, सलाइवरी अमाइलेज की, हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन ही करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट, अब तक तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो पेपर का लेवल बहुत इजी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है फालतू के कंसेप्ट्स हैं कि हार्ड होता है, हमेशा इजी होता है, बस आप एक एक ऑप्शन को चेक करते चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मार्क कर लें, जो भी हमें पूछा है उसको हमें हाईलाइट हमेशा करना है। करेक्ट ऑप्शन प्लांटे, प्लांटे दैट इज प्लांटे की 5 कैटेगरीज होती हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो उसमें से हम ढूंढ लेते हैं हमको क्या मिला है, प्लांटेज ब्रायोफाइट। सो हम अब जो पहले चेक कर लेते हैं, ए का 4th, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए, अब हमें सेलेक्ट इन 2 में से करना है तो हमारे लिए ईजी हो गया। नेक्स्ट, फंगाई, फंगाई की क्लास होती है
फाइकोमाइसिटीज. सो बी का थर्ड, दैट इज ए की ऑप्शन में. स्टिल हम आगे भी चेक करते हैं कि ऑप्शन पूरा सही है या नहीं. नेक्स्ट प्रोटिस्टा, दैट इंक्लूड्स यूग्लिनोइड्स. प्रोटिस्टा की क्लास है यूग्लिनोइड्स. सो सी सेकेंड. एंड मोनेरा, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया. सो आंसर विल बी फर्स्ट. क्लियर? Moving to the next question. The term water pollution, that has to be highlighted, can be defined in several ways. Okay, which of the following statement does not give the correct definition? Correct definition नहीं बता रहा, यानी कि कौन सा incorrect है. Again हमसे ये पूछा है. सो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन होती है दैट इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन दी वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में हमें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उन सब्सटेंसेस को ऐड करना. यस, दिस इज वाटर पोल्यूशन, दिस इज करेक्ट. द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज. डिजायरेबल यानी कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको वाटर बॉडी से यानी वाटर एरिया से रिमूव आउट करना. यस, अगर डिजायरेबल बाहर निकाल देंगे तो अनडिजायरेबल ही बचेंगी हमारे पास. सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. जैसे ही अनडिजायरेबल बढ़ेंगी वाटर पोल्यूशन विल बी हाई. नेक्स्ट, अ चेंज इन प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडीज. प्रेशर इज अ फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर कभी भी अफेक्ट वाटर पोल्यूशन को नहीं करेगा. प्रेशर में चेंज भी आएगा, सो देयर विल बी नो रिलेशन. एक बार और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं. चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगर टेम्परेचर चेंज होगा, एज्यूम कर लो कि टेम्परेचर हाई होगा, तो वो वाटर अराउंड उसके एक्वेटिक लाइफ जो रहती हैं उस वाटर एरिया में वो हमेशा डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि वाटर रेज हुआ तो ऑफकोर्स उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, लो हुआ तब भी मुश्किल हो जाएगा. तो टेम्परेचर अफेक्ट्स द वाटर पोल्यूशन. प्रेशर इज द ओनली वन विच डज नॉट अफेक्ट द वाटर पोल्यूशन. और प्रेशर चेंज होने में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे जस्ट बिकॉज इट इज अ फिजिकल फैक्टर. क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात कर लेते हैं एक बार. 72, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, यू कैन थिंक ऑफ इट. सबसे पहले बात करें हम, हमें यहाँ दिया हुआ है 1 which leads to cell division, then it leads to reproductive cells develop, that is in diploid phase, not in haploid phase. Next, reproductive cell से क्या हुआ? cell division. और क्या बना हमारा? गैमेटोफाइट विच कंटेन्स दी गैमीट्स. आगे हम देख ही रहे हैं गैमीट्स बने मेल एंड फीमेल गैमेट. सेल डिवीजन हुआ, वापस बना हमारा नंबर 1. तो हमें पता है गैमेटोफाइट हमेशा हेप्लॉइड कंडीशन में होता है. और ऑफ कोर्स दिख रहा है ऊपर डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक साइकिल चल रही है, तो नीचे वाली हेप्लॉन्टिक होगी क्योंकि हमारे गैमीट्स भी n इन नंबर होते हैं. तो ये वाली तो हमारी साइकिल हो गई हेप्लॉइड यानी हेप्लॉन्टिक साइकिल है. अबव वाली इज डिप्लॉन्टिक. सो गैमेटोफाइट से बना, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, गैमेटोफाइट से बना हमारे गैमीट्स, जिनमें जाके गैमीट्स में क्या हो रहा है? गैमीट्स में हम बात करेंगे, गैमीट्स से डायरेक्ट हमारा बन रहा है नंबर 1, दैट इज विल बी आर स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट में डिवीजन होता है, दैट इज जनरली मियोसिस. मियोसिस होता है, meiosis, and it forms the gametophyte. एंड इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? अगर मैंने दोनों गैमीट को फ्यूज करवा दिया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमारा क्या बनेगा? जायगोट, विच इज डिप्लॉइड, नीदर हेप्लॉइड. सो हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं. स्पोरोफाइट दैट इज हेप्लॉन्टिक, सॉरी स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉन्टिक. नेक्स्ट, स्पोरोफाइट से हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स बने यानी कि स्पोर मदर सेल्स फॉर्म होती हैं. उसके बाद जब मियोसिस होता है तो मियोसिस दैट इज अ सेल डिवीजन यानी डिप्लॉन्टिक फेज से हम किस में आ रहे हैं? हेप्लॉन्टिक फेज में. हेप्लॉन्टिक फेज से यानी कि हमारा गैमेटोफाइट बन गया दैट इज हेप्लॉइड. अब उसके बाद ये गैमीट्स दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट्स कैरी ऑन होंगे, दोनों हेप्लॉइड हैं. जैसे ही ये फ्यूज करेंगे क्या करोएगा? fertilization, that will be forming zygote, that is diploid kind of 2n ploidy.
एंड नेक्स्ट वापस सेल डिवीजन होंगे, दैट इज माइटोसिस, क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा स्पोरोफाइट. सो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट इज स्पोरोफाइट, तो ये दोनों ऑप्शंस को कैंसिल करते हैं. सेकेंड है हमारा मियोसिस, दोनों में है. थर्ड है हमारा हेप्लॉइड लाइफ साइकिल, ना कि डिप्लॉइड, तो ये ऑप्शन कैंसिल, आंसर विल बी सेकेंड. एंड फोर्थ विल बी जाइगोट. क्लियर? सो मूविंग टू नेक्स्ट 73. The diagram below shows the part of carbon cycle. कार्बन साइकिल की हम बात कर रहे हैं कि हमारे अमाउंट इन्वायरमेंट में कैसे कार्बन साइकिल रेगुलेट होती है. यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स इन सॉइल जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म हुए और वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके साइकिल कंटिन्यू हो रही है. सो रीड, इफ लेट्स गो फॉर रीडिंग द क्वेश्चन. If many trees are removed from a forest by lodging, lodging means कि हमारे commercial purpose के लिए अगर हम trees को remove out कर रहे हैं, so what is the most immediate effect on the carbon cycle in that forest? Immediate यानी कि एकदम से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अगर मैंने वहां से फॉरेस्ट को रिमूव आउट कर दिया अपने पर्पस, कमर्शियल पर्पसेस के लिए. सबसे पहले रीड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज रेट ऑफ डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन हमारे बैक्टीरिया फंगाइल बढ़ाते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल अच्छी चल रही होगी, तो वो इंक्रीज तो नहीं होगी. नो, रॉन्ग. डिक्रीज यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2. यस, हमारे प्लांट्स ही वो मेजर सोर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. अगर वो नहीं करेंगे तो तो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्लांट का यूज कम होगा, यानी कि CO2 गैस इन्वायरमेंट में बढ़ती जाएगी. और एक बार आगे भी लीड करते हैं, डिक्रीज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. कि फॉसिल फ्यूल्स को हम कंबस्ट कर रहे हैं यानी कि उनको बर्न कर रहे हैं. नो. नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑफकोर्स कैसे होंगे, अगर मैंने पेड़ काट दिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे ज़्यादा बनेंगे. सो आंसर विल बी सेकेंड. इंस्टेंट इफेक्ट आएगा कि एटमॉस्फेरिक CO2 का यूज कम हो जाएगा तो एनवायरनमेंट में CO2 रेज होती जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग टू द डायग्राम बिलो शोज द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द किडनीज इन ह्यूमन बॉडी. यानी कि हम रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर हमें पिट्यूटरी ग्लैंड और किडनी दी हुई है तो हमारे को एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर सकता है. एक थिंग तो ये आ सकता है माइंड में. स्टिल क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. The pituitary gland can release a substance into the bloodstream that signals target cells in the kidneys to reabsorb more water. ये बात कर रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिग्नल भेजा ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल रिलीज हुआ जिसकी वजह से किडनीज तक टारगेट गया कि वाटर को और एब्जॉर्ब करना है, यानी कि वाटर आउट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए केमिकल मैसेज गया. तो वही बात कर रहा है, जो सब्सटेंस रिलीज हुआ वो किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल मैसेंजर्स जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं वो हमेशा हमारे हार्मोन्स ही होते हैं. तो देख लेते हैं ऑप्शन. एंजाइम, नो, ब्लड स्ट्रीम में नहीं होते. नेक्स्ट, हार्मोन, यस. डक्टलेस होते हैं हमेशा. एंडोक्राइन सिस्टम आर डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके पास खुद की डक्ट्स नहीं होती हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होते हैं और अपना टारगेट एरिया तक पहुंच जाते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर, नो. विटामिन, अगेन नो. हार्मोन ही है जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होके हमारे टारगेट साइट तक मैसेज पहुंचाता है. क्लियर? नेक्स्ट, question number 75. During which stage of the cell cycle does the cell duplicates its DNA? सेल की साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे DNA का डुप्लीकेशन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही है बट अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाता है सेल डुप्लीकेशन में. दैट इज, अगर हम बात करें G1 स्टेज में नहीं होता, वहाँ पे हमारे RNA प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है. उसके बाद बात करें हमारा ये बीच का फेज, दैट इज G1 के बाद अगर हमें यहाँ मूव करना है, G1 के पहले G1 जो कि हमारा RNA प्रोडक्शन हायर होता है. नेक्स्ट, S फेज. यस, S फेज में ही हमेशा डुप्लीकेशन ऑफ DNA होता है जहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA डबल्स. नेक्स्ट, G2 फेज जहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है तो DNA डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है.
नेक्स्ट हमारा माइटोटिक फेज या साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे भी एज सच डीएनए डुप्लीकेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बात हमेशा एस में ही इनिशियल ही कर लेते हैं. सो आंसर विल बी एस स्टेज. क्लियर? नेक्स्ट, predict what will happen as an impulse travels along the axon in the diagram below. impulse यानी कि मैसेज जा रहा है कहाँ पे, एक्सॉन की बात कर रहे हैं. एक्सॉन दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर न्यूरॉन, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. इन द डायग्राम बिलो बाहर हमें दी हुई है रेस्टिंग पोटेंशियल, अंदर है हमारे सोडियम एंड पोटेशियम आयंस दैट इज इनसाइड द सेल, और बाहर है हमारे सोडियम पोटेशियम सेल्स. सो हम बात करें रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि इंपल्स आया, यानी कि सेल किस में जाएगा, डीपोलराइजेशन में. जैसे ही डीपोलराइजेशन में गया हमारा सेल, क्या होएगा, कौन से चैनल्स ओपन आउट होते हैं, दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. जैसे ही वो एंटर होंगे तो हमारा सोडियम कहाँ जाएगा, बाहर या अंदर, एक ही काम है सोडियम का, दैट इज हमारा सोडियम का इनफ्लक्स होएगा, यानी कि Na+ अंदर आता है, Na+ अंदर आएगा, यानी कि मेरी मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. तभी -70 मिलीवोल्ट से चार्ज क्या चल जाता है, +35 मिलीवोल्ट डिपोलराइजेशन के टाइम पे. तो जैसे ही डिपोलराइजेशन हुआ चार्ज चेंज हुआ, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, यानी कि सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है. तो ये ऑप्शन तो गलत, पोटेशियम का, ये भी गलत. अब हमको डिस्कस करना है सोडियम के बारे में. तो सोडियम विल मूव इनटू द सेल, यस यही इनफ्लक्स की बात कर रहा है, एंड आउट ऑफ द सेल ये तो इफ्लक्स की बात कर रहा है. सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट, what is produced by the structure labeled A in the illustration. हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें हमें बताना है कि A क्या मेंशन कर रहा है. क्लियर? तो अगर ये डायग्राम डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें सिर्फ डायग्राम याद होना चाहिए, तो हम इजीली कर सकते हैं. ये डायग्राम जनरली फर्न्स का दे रखा है. फर्न्स हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं. क्लियर? टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स फर्न्स, ये एरिया दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टॉप, तो ये काम करता है हमारे स्पोर्स को कैरी ऑन करने का. सो राइजोइड्स नो, थैलोस लीव्स नो, यस स्पोर्स इज करेक्ट, एंड राइजोम्स इज ऑल्सो नो. हमारे फर्न्स का जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पोर्स को कैरी ऑन करता है आगे, ताकि ये डिस्पर्स होकर अपना एक न्यू इंडिविजुअलिटी स्टार्ट करें. मूविंग टू द नेक्स्ट, which process is taking place in this diagram. of course आप relate self से भी कर सकते हैं कि हमको यहाँ दिख रहा है कि रिप्स आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, रिप्स एंड स्टर्नम. डायफ्राम डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि अभी डायफ्राम डोम शेप में है, डोम शेप में है, यानी कि अब ये डाउनवर्ड जाएगा, यानी कि अब ये फ्लैट होएगा, फ्लैट होएगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन अकर होएगा. उसके साथ साथ रिप्स एंड मेरे स्टर्नम कहाँ मूव कर रहे हैं, आउटवर्ड एंड अपवर्ड. और ये सारा प्रोसेस किस में होता है, इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में, दैट इज इन इंस्पिरेशन और इनहेलेशन. हम अपनी बॉडी में भी फील कर सकते हैं कि यहाँ जब हम हाथ रखेंगे, इनहेल करेंगे, तो हमारे डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा, फ्लैट शेप का होएगा, और रिप्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेंगे, तो दैट विल बी इन दी इनहेलेशन. सो स्टेटमेंट चेक करते हैं एक बार, कौन कौन सी दे रखी है इसने. सबसे पहले इनहेलेशन, द डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग, यस डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है और फ्लैट शेप में जा रहा है, ये है, ठीक है. नेक्स्ट, एक्सहेलेशन, द डायफ्राम इज रिलैक्सिंग, एक्सहेलेशन तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे. इनहेलेशन, द चेस्ट कैविटी इज रिड्यूस, नो, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर रिड्यूस होता है, सो दिस इज रॉन्ग. एंड एक्सहेलेशन, द रिब केज इज एक्सपैंडिंग, एक्सहेलेशन हो ही नहीं रहा, सो आंसर विल बी फर्स्ट. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 arteries and 2 veins are labeled in the diagram. हमको 2 arteries और 2 veins इस डायग्राम में मेंशन करी हुई है. Which 2 are veins? इनमें से 2 veins कौन सी हैं? अगर arteries और veins की बेसिक डेफिनेशन हमें क्लियरली आती है
तो आंसर बहुत इजीली बन सकता है। आर्टरीज जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती हैं, एंड वेन्स जो ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट ले जाती हैं। दैट इज हमारे, अगर हार्ट की बात करें, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि मैं बात करूं जो ब्लड लेके आती है हमारी वेन्स फ्रॉम दी बॉडी, वो होती है मेरी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, फिर आओटा, यानी कि वो एक आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है मेरी पूरी की पूरी बॉडी को। सॉरी, राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले गया मेरे लंग्स के पास। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाएगा? आउटा के थ्रू होता हुआ पूरा की पूरा मेरी बॉडी में। अब पूछा है इसने वेन्स कौन कौन सी है, यानी कि जो ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके जा रही हैं। आर्टरीज अवे ले जाती हैं एंड वेन्स टुवर्ड लेके आती हैं, यानी कि हमें सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स के बारे में ये पूछ रहा है। तो हम डायग्राम से ही देख सकते हैं एक बार, अगर इसको डायग्राम से देखें इसको, हमें दिख रहा है कि जो हमारा ए है, यानी कि वो ब्लड दूर लेके जा रहा है, यानी कि वो आर्टरी होनी चाहिए जो ब्लड अवे ले जा रही है। सी देखें, सी ब्लड टुवर्ड्स, सी हमारा जो है वो हार्ट से ही बाहर जा रहा है, यानी ये भी कहीं ना कहीं आर्टरी हो गई। डी देखो, डी ब्लड हार्ट के अंदर ही ले जा रहा है, और बी भी हमें दिख रहा है एरो, हार्ट के अंदर ही जा रहा है, यानी कि वेन्स वही होती हैं जो टुवर्ड्स ले जाती हैं और आर्टरीज अवे। तो हमें क्लियरली दिख रहा है जो ए में है, ए को देखो अवे जा रहा है हार्ट से, एंड सी को भी देखो तो वो अवे जा रहा है। तो ए और सी तो हमारी आर्टरीज हो गई, बी एंड डी हमारी वेन्स हो गई जो टुवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है। सो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80, which reaction takes place in the stroma that is mentioned as 2? हमारा stroma that is the liquid part of the chloroplast के बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो हमें पता है स्ट्रोमा में हमारी हमेशा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं, जो कि हमारी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके शुगर का फॉर्मेशन करती हैं। सो वो कौन सी साइकिल होती है हमारी? दैट इज C3 साइकिल। C3 साइकिल दैट इज ऑल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। नहीं, ग्लाइकोलाइसिस तो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारी ग्राना एंड स्ट्रोमा लेमिली में होती हैं। दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यस, C3 साइकिल हमारी स्ट्रोमा में ही होती है। एंड नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो आंसर विल बी थर्ड। सो हम लोगों ने देखा पेपर तो लेवल बहुत इजी था, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इतना मिथ क्रिएट कर रहे हैं कि हार्ड है। बस एक एक पॉइंट को, एक एक ऑप्शन को हमें अच्छे से पढ़ना है एंड इजीली पेपर विल बी सॉल्व्ड। विश यू गुड लक। थैंक यू।